सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज है हमारा डे 8 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से एज वेल एज थ्योरेटिकल अप्रोच से भी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पिछले साल एक PYQ था, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है अपने पास मास डिफेक्ट। सो मास जब डिफेक्ट बता रहा है मतलब कुछ कमियों की बात कर रहा है वो, तो हमारे पास जो भी मास होगा उसकी कुछ कमियां बताएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, मास डिफेक्ट बोलेंगे। बट एज पर द डेफिनेशन ये टर्म्स क्या हो सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ देयर मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं इस तरीके से, अब इस तरीके से मैंने कोई भी एलिमेंट लिया तो उसमें यहाँ पे Z हुआ, यहाँ पे A हुआ। अब ये जो टर्म्स है ये क्या है, तो हमारे पास ये जो A है दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक नंबर हो गया, और ये हो गया हमारा एलिमेंट। अब जो A है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब किस में होंगे, मास में होंगे, सॉरी एटॉमिक नंबर में होंगे। और एटॉमिक मास में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कोई भी अगर बोलता है कि न्यूक्लियॉन एक्चुअल में होता है, क्या समझ जाना है तुम्हें कि हमारे पास जो सम है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, उसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन। और उसी में जो डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, अपना मास डिफेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि मास डिफेक्ट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो किन टर्म्स में हो सकता है। बेसिकली हमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के, इनका जो मास है हमने किलोग्राम में रखा है, बट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो उसका जो AMU में वैल्यू होता है 1.00725 MU, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00055 MU, फिर न्यूट्रॉन का होता है 1.008665 MU। और इन तीनों में सबसे जो ज़्यादा भारी होता है वो होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या होता है, सबसे भारी है। भारी मतलब हैवी, ठीक है। अब इसी के साथ हमें अगर टर्म्स में डिस्कस करें कि हमारे पास मास डिफेक्ट वाले टर्म्स में कैसे आगे क्या चीज़ें होंगी, तो हमारे पास जो भी मास डिफेक्ट होगा, लाइक हमारे पास डेल्टा M है, इसी को हम मास डिफेक्ट से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, तो हमें क्या बोला है, डिफरेंस बोला है। किसके बीच का डिफरेंस, रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब टोटल और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब मैंने बताया कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले अगर मास ऑफ प्रोटॉन लिखता हूं तो मुझे इस पूरे न्यूक्लियस में बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अपने पास A माइनस Z, हमें बताएगा MN। ये हो गया हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला कि किसी भी एलिमेंट में कितना मास डिफेक्ट है हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक टर्म आता है, वहां पे लिखा होता है MO। MO इज व्हाट, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड मास, कि हमारा जो भी न्यूक्लियस हमने लिया है उसके एक्चुअल मास की वैल्यू क्या है और ऑब्जर्व्ड मास की वैल्यू क्या है, हमें इससे पता चलेगा। अब इसी के साथ अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि हम आइंस्टाइन के लॉ को भी यहाँ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मास है मास डिफेक्ट में, वो एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। तो उसी पे अगर मैं अपने आइंस्टाइन वाला इक्वेशन यूज करूं तो क्या हो सकता है, सो दैट विल बी
E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये हुआ हमारा E की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की इक्वेशन के बेस पे एनर्जी का। अब पूरा जो ब्रह्मांड है यही फॉर्मूले पे टिका हुआ है। तो हमारे पास डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है। हमने जो वैल्यू निकाली हम हमेशा किस में कन्वर्ट करके रखते हैं, जूल में एनर्जी को मेजर करते हैं। बट जब हम न्यूक्लियस के टर्म में आते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में डिस्कस करते हैं। तो दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू। अब हमारे पास जो भी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में आएगी। अगर मैं मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की बात करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये हो गया। इस तरीके से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। लेकिन हमारे पास जब हम आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, दैट विल टेल द रिलेशन बिटवीन AMU एंड इलेक्ट्रोवोल्ट, कि हमारा कैसे वैल्यूज वो मिलने वाली है। तो अगर मैं डेल्टा एम में डिस्कस करता हूं, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल है, C इज व्हाट, C इज आवर स्पीड ऑफ लाइट। तो इनको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है, जो एक पर्टिकुलर वे मिलता है, आंसर मिलता है, वो क्या हो जाता है, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमें एक फिक्स वैल्यू मिलती है एनर्जी। बेसिकली हम एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो यहाँ पे 931 है, बट किसी किसी बुक में ये वैल्यू जो फाइनल सॉल्यूशन करके रखेंगे तो हमारे पास आएगी 931.478 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी। तो 1 AMU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतना। तो याद रखना है 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होगी, सो 931.478 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है इतना। अब इसी के बाद हमें टर्म्स डिस्कस करने हैं कि पैकिंग फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं, कि कैसे अगर हम न्यूक्लियस को ऐड कर रहे हैं, कैसे न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं, उन सब टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसी के बेस पे अपना एक टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ ना कुछ रेशियो होगा। तो अगर रेशियो है तो यहाँ पे मास डिफेक्ट है, क्योंकि हमने जस्ट अभी किसके बारे में डिस्कस किया, मास डिफेक्ट के बारे में। सो इट विल बी डिफाइंड एज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। सो हमारे पास जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा डेल्टा m अपॉन a इज योर पैकिंग फ्रैक्शन, कि मतलब जो भी मास डिफेक्ट होगा उसके न्यूक्लियन से जो डिवीजन होगा दैट विल टेल द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियंस। ओके, अब न्यूक्लियंस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इन्हीं का जो सम होगा दैट विल बी आवर A। अब हमें एक केस इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, कि कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियंस कैसे होंगे और प्रोटॉन्स कैसे होगा, हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई है कि नहीं है, कि हमारा जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है। तो उसके लिए कुछ पैकिंग फ्रैक्शन के टर्म्स है जो हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे, कि अगर हमारा पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 20 से छोटी और 200 से बड़ी है, लाइक इज लेस देन 20 एंड मोर देन 200, तब जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा होगा बेटा, ये हो जाएगा अनस्टेबल। अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ तो। अब दूसरा कंडीशन, अगर हमारा पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है और उसकी जो न्यूक्लियस की जो एलिमेंट है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 20 से 200 के बीच में है, मतलब बिलो 20 भी नहीं है और अबव 200 भी नहीं है, तो उस केस में हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल में हो जाएगा, मतलब एकदम न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। उसको ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बाइंडिंग एनर्जी। लाइक हम कभी भी किसी न्यूक्लियस को बनाने के लिए, उसके न्यूक्लियंस को इकट्ठा करने के लिए जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तब उसके सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी करते हैं।
और यहाँ पे जब हम उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं न्यूक्लियॉन्स को क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। जब हम न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने के लिए उससे या उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स जो ब्रेक होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है वो हमें समझना है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस may be defined as the energy required to break up। ब्रेकअप किसी और चीज का नहीं, यहां पे ब्रेकअप होगा न्यूक्लियस का। ब्रेकअप ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट मींस ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियन हो गए, ठीक है। एंड सेपरेट देम इनटू सच अ लार्ज डिस्टेंस दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। उनको इतने ज्यादा डिस्टेंस पे रख देना है कि भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो भी प्यार है सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और उनके बीच का जो विवाद होगा कौन सॉल्व करके देगा, बाइंडिंग एनर्जी। सो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे आइंस्टाइन के इक्वेशन को रिलेट करते हैं, सॉरी, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या था हमारे पास, मास डिफेक्ट था। अगर मैं उसी मास डिफेक्ट का यूज करूंगा तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ओ इज वॉट, ऑब्जर्व्ड मास इनटू सी स्क्वायर। इससे हमें मिल जाएगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। कि मतलब न्यूक्लियस को जब तोड़ना है, उनको जब ब्रेक करना, उनका ब्रेकअप करवाना है, उसके लिए ये इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए ताकि वो इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और हमें हमारा जो मेन मुद्दा था उनकी स्टेबिलिटी चेक करने का, वो हमें पता चल जाए कि किसी भी न्यूक्लियस को हम कितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी दें कि वो ब्रेक हो जाए। और जब किसी न्यूक्लियस को ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ जाए, समझ जाना है कि वो न्यूक्लियस क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म्स हुए, अब हमें पता है कि ये जो पूरा फॉर्मेशन मिलेगा हमें इसके साथ रखना है ई बी इक्वल्स टू डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट मिले वो, इसको मल्टीप्लाई कर देना 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से, और एल्स मैंने आपको बताया जो हमारे बुक में है 931.478 से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों से आंसर क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस थोड़े से टर्म को समझ जाते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि जब तक उसकी स्टेबिलिटी ब्रेक ना हो जाए। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें पता करना है कि क्या है टर्म्स जो बाइंडिंग एनर्जी बताएगी और कैसे हमें पता चलेंगे कि टर्म्स दोनों अलग हो सकते हैं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि जब किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो उसके लिए तो हमें लगती है बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन पूरे न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स के बेस पे ब्रेक करना है कि लाइक हमें उसके प्रोटॉन को अलग करना है, हमें उसके न्यूट्रॉन को अलग करना है। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दैट मीन्स इट मे बी डिफाइंड एज EBN is defined as mass defect delta m upon A। So delta m is what, जो हमारा mass defect मिला वो, उसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, EB upon A। ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी और ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियॉन्स हो गया। तो दैट मीन्स इट मे बी डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, अब इसी के बेस पे हमें हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स क्या करने, सॉर्ट आउट करने हैं और आगे हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, ग्राफ भी देखेंगे कि जो वेरिएशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कैसे वेरी करता है। ओके, कैलकुलेट मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब हमें तीनों चीजें फॉलो करनी है। लाइक एक अपने पास मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है एंड पर न्यूक्लियन वाली भी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। मतलब 3 है, अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स में हो सकता है।
और इट कुड बी इन 2 मार्क्स। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है बट हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, सो इसके लिए मैंने पहले से एक एलसी ले ली ताकि आपका टाइम खर्च ना हो और हम इसका सॉल्यूशन फटाफट कर लें। ओके, हमारे पास है क्या बोला है, कैल्शियम। कैल्शियम के लिए हमने टर्म्स क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम का ऑब्जर्व्ड मास कितना है अपने पास, सी 12 पॉइंट, ये रहा 1 2 3 4 5 6 हो गया AMU, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमारे पास जो टर्म्स मिले हैं इन्हीं को क्या सॉर्ट आउट करना था। हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सो सबसे पहला टर्म है अपने पास मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट हमारे पास है डेल्टा M। सो डेल्टा M इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस ऑब्जर्व्ड मास, जो कि हमें यहां पे पहले से ही दिया हुआ है। अब वैल्यूएशन हमें सारी क्या करनी है, पुट करनी है। सो Z कितना है अपने पास, देखा जाए तो यहाँ पे Z कितना है 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक अपने पास ये रहा, कितना है अपने पास 1.007825 1.007825 ये हुआ पहली वैल्यू अपने पास, प्लस A माइनस जेड 12 माइनस 6 इंटू 6 हो जाएगा अपने पास 6। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 1.008665 माइनस हमारे पास ऑब्जर्व्ड मास कितना है 12.12345 ये वैल्यूज हमें दी हुई। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू 1.007825, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 6.04695 प्लस 6 इंटू 1.008665 ये हो गया अपने पास 6.05199, ये वैल्यू हमें मिल गई माइनस 12, नेग्लेक्ट करते हैं इसको, प्लस 6.04695 ये वैल्यू मिली है हमें 12.09894 माइनस 12। सो मास डिफेक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे बेटा डेल्टा M इक्वल्स टू 0.09894 मास डिफेक्ट मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, सो EB इक्वल्स टू डेल्टा M इनटू ये जो मास डिफेक्ट हमें आया वो सॉरी जो भी हमारे पास वैल्यू उसको 931 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास डेल्टा M कितना है अपने पास 0.09894 इंटू 931, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 92.11314। सो ये हमें मिल गया बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे मिल गई हमारे मास डिफेक्ट हो गया पहला क्वेश्चन एंड दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। सो अकॉर्डिंग टू दैट मास डिफेक्ट हमें मिला, कितना मिला 0.09894। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या मिली 92.11314 मिला। अब तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर जी बताइए हमारे पास पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। सो थर्ड क्वेश्चन लाइक EBN इक्वल्स टू EB अपॉन A। सो EB इज व्हाट 92.11314 डिवाइडेड बाई A, कितना है अपने पास 12 डिवाइड बाई 12। तो हमारे पास आंसर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे 7.67 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और यहाँ पे भी यूनिट लिख दो वरना हाफ मार्क्स तो गए थे, मुझे तो याद आ गया पर आपको याद आएगा नहीं कि लास्ट में कैसे करना है। ठीक है, ये टर्म्स हमारे मिल गए कि हमारा जो कैल्शियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ये सब टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमारा PYQ भी है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन करो, उसके दो मेन फीचर्स बताओ। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके कुछ टर्म्स को क्या करना है समझना है और आपको ग्राफ प्लॉट करना, और 2 या 3 मार्क्स आ रहा है तो इजीली उसको
फटाफट एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ओके, हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन, दैट मींस EBN वर्सेस मास नंबर, मतलब A का ग्राफ है। हमें समझ में आ गया कि EBN वर्सेस A का ग्राफ है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें चीजें चेंज होगी। न्यूक्लियस जितना ज्यादा चेंज होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा चेंज होगी। तो हम शुरू करते हैं यहां से हाइड्रोजन से। तो भाई साहब जब हम हाइड्रोजन से देख रहे हैं, इन टर्म्स पे हम आए, इन टर्म्स पे अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे देखेंगे यहां तक कंटिन्यूअस वे में क्या है, एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब सबसे कम जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है उनके, लाइक 1H1, 1S2, 1S3, हीलियम, ड्यूटेरियम, इन सब के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आते हैं हमें हमारा ग्राफ कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है, कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। लाइक यहाँ पे जब ग्राफ इस पॉइंट पे आते, यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा पहाड़ बना, फिर ये नीचे गई वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे आ, मतलब ये जो टर्म्स हो रहे हैं देखो, इनका जो ग्राफ बन रहा है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बन रहा है। इसका मतलब हमें समझना है कि ये जो 3 टर्म है बेटा, ये 3 टर्म हमारे पास जो हैं, ये तीनों टर्म हमें समझना है कि ये तीनों टर्म बहुत ज्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट इनका जो बाइंडिंग एनर्जी है सिमिलर है। किसका, हीलियम का है हमारे पास, फिर कार्बन का है, फिर ऑक्सीजन का, क्योंकि उनका जो पैटर्न है, उनके जो आसपास के न्यूक्लियस हैं, आसपास के जो एटम्स हैं, आसपास के जो एलिमेंट है, उससे मिलता जुलता इनका बाइंडिंग एनर्जी है। इसीलिए इनका जो ग्राफ बना, जो प्लॉटिंग है, दैट इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ दिस। एक बार इंक्रीज है, फिर एक बार बढ़ा, फिर एक बार इंक्रीज, मतलब आसपास के नेबरिंग एटम्स के साथ, न्यूक्लियाई के साथ उनकी वैल्यू क्या है, सिमिलर है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसी के साथ अगर हम टर्म्स में देखें तो सल्फर का भी है, लेकिन जो हमारा सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, एमसीक्यू में याद रखना है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, हमेशा याद रखना है कि आयरन, ये जो पोर्शन है सबसे स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है हमारे पास 7.85 या कहीं कहीं है 7.53 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सो याद रखना है कि सबसे स्टेबल कौन सा, और ये क्या है, प्रॉन टू फ्यूजन के लिए, और वो क्या है, फिजन। फिजन फ्यूजन, बड़े से छोटे न्यूक्लियस में जा रहा है और बड़े से छोटे से, फिर उसके बाद छोटे से बड़े एटम्स में क्या कर रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म हमें और समझना है कि जैसे ही हम आयरन से नीचे जाते हैं तो इसका ग्राफ जो होता है, ये जो 8 दिख रहा है, इससे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। दैट मीन्स यहां तक तो कंटिन्यूसली 8 था, मतलब इसमें समझ जाना है कि जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 से क्या है, कम है। और अगर मैं बोलूं बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो होगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मुझे तो याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू के लिए सब टर्म्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ कुछ टर्म्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फिक्स मिला, मतलब पीकेस्ट वैल्यू क्या है आयरन के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोप क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब यूरेनियम भी है 7.6 है, एक बार बड़ी वैल्यू, उसके बाद धीरे धीरे नियरली क्या हो गई, 8 के पास पहुंच गई, जो हमें इसकी बाइंडिंग वैल्यू बता रही है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं, मतलब सबसे बड़ा जो अगर देखा जाए न्यूक्लियस यूरेनियम का होता है, अब अगर उस यूरेनियम के न्यूक्लियस को मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे 2 अलग अलग क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। अब अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, बेरियम हो सकता है और क्रिप्टॉन हो सकता है। तो बेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा अलग होगा, क्रिप्टॉन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, अलग होगा। अगर उन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को मैं ऐड करता हूं तो मुझे यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल में दोनों क्या है, एक स्मॉलर न्यूक्लियस में, लेकिन यूरेनियम क्या है, सबसे बड़ा न्यूक्लियस में, लार्जेस्ट न्यूक्लियस में है। अब ये तो हमारा ग्राफ हो गया, मतलब 30 के बाद से लेकर के 170 तक क्या होगा, इसका कांस्टेंट फॉर्म फॉलो हो सकता है, लेकिन 170 के बाद या 82 देखो यहां से इस पोर्शन पे देखा जाए तो ये वाला पोर्शन देखा जाए तो कांस्टेंट फेज में आएगा, कि मतलब इसमें 82 अगर देखा जाए तो 110 या 100 तक क्या होगी, उसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली उसका ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड दैट विल बी टू यूरेनियम। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको क्या करना है,
कमेंट करना है कि सर इसका आंसर यही होगा, क्योंकि आप मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये क्वेश्चंस क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और मैंने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नहीं दी, आपको प्रोटॉन बन के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फेरस और आयरन, जिसमें हमें उसकी ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई है, न्यूट्रॉन भी दिया है एंड प्रोटॉन भी दिया है। सो लग जाओ, पेन पेपर लेके बैठो और फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ कि हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है फेरस का वो क्या होगा। जिसने सही आंसर दिया उसके 3 मार्क्स पक्के। और मैंने जस्ट अभी डिस्क्लोज किया कि फेरस या आयरन का बाइंडिंग एनर्जी